नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के बारे में। रिएक्ट क्या होता है, इसे कैसे शुरू करते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तब भी आप रिएक्ट कैसे सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिएक्ट सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट सिर्फ बेसिक लेवल तक ही आती है तब भी आप रिएक्ट सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप रिएक्ट सीखेंगे वैसे वैसे आपकी जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। मैं आपको रिएक्ट एकदम बिगिनर लेवल से सिखाने वाला हूं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, जैसे रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होती है, कौन सा फ्रेमवर्क ज़्यादा इजी और बिगिनर फ्रेंडली होता है, कौन सा वेरिएंट यूज करेंगे, कमांड कैसे लिखते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब रिएक्ट सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है कि आप छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाकर रिएक्ट सीखें, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही डायरेक्ट बड़ी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में ना आए। इसलिए हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट और छोटे एप्लीकेशन बनाने चाहिए ताकि हमें हर चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आए। कौन सी चीज़ कब यूज करती है, कैसे यूज करनी है, किस सिचुएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हम चीज़ों को स्टैटिक के बजाय डायनेमिक बनाएं। मतलब डेटा हार्डकोर करने की जगह हमें डायनेमिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट की असली पावर वहीं पर आती है। तो आज की इस वीडियो में आपको शुरुआत से रिएक्ट की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं, पूरा सेटअप कराऊंगा और फिर एक बेसिक काउंटर ऐप बनाकर दिखाऊंगा। इस काउंटर ऐप के थ्रू आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, जैसे कोड कैसे लिखते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, स्टेट यूज कैसे होता है, रिएक्ट में लॉजिक कैसे लिखा जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको रिएक्ट की शुरुआत बिल्कुल आसान तरीके से समझाई जाएगी। और रिएक्ट सीखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट पर ध्यान देना होगा। मतलब अगर आप रिएक्ट पर प्रॉपरली वर्क करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए, जैसे एरो फंक्शन क्या होता है, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, मैप क्या होता है, एरे और ऑब्जेक्ट कैसे हैंडल करते हैं, फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी तो आप रिएक्ट सीखने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी रिएक्ट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं जितना लोग सोचते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे तो आप आसानी से रिएक्ट सीख पाएंगे। तो चलिए अब काउंटर ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने ब्राउज़र पर और सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा Node.js। तो हम यहाँ लिखेंगे Node.js और यहाँ हम करेंगे क्लिक और इसके बाद गेट Node.js और यहाँ देख सकते हैं विंडोज़ इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं हम इसको चेक करेंगे। तो मैं इसे इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो यहाँ मैं कर देता हूँ एग्जिट और मैं ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम की प्रेस करेंगे Windows+R और यहाँ टाइप करके CMD ओपन कर लेंगे। उसके बाद जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है हम यहाँ लिखेंगे चेक करने के लिए Node-V। तो यहाँ देख सकते हैं इसका वर्जन शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। एक चीज़ हम और चेक करते हैं npx-v। npx सेम ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं npx करके भी दिखा देता हूँ, वो भी सेम रहेगा, सेम वर्जन यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि सारे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम सी फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, मेन फोल्डर, जिसके अंदर हम सारे एप्लीकेशन रखेंगे रिएक्ट के। तो सबसे पहले हम सी फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। अभी हम यूज़र और नितिन के अंदर है, तो मैं सी फोल्डर में जाने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा cd ... इसके बाद एक बार और करूँगा, यूज़र में आ गए हम, और एक बार और करने से हम सी में आ जाएंगे सीधा। ये देख सकते हैं मैं सी में आ गया हूँ। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, तो उस फोल्डर पर जंप करने के लिए हम लिखेंगे cd रिएक्ट प्रोजेक्ट। रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसी के अंदर मैं अपने सारे एप्लीकेशंस रखता हूँ, ठीक है। तो हम इसको कर दें इंटर। तो देख सकते हैं अगर ये फ़ोल्डर बना तो इसके अंदर हम इस तरह से जंप कर जाएंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं अभी तक। तो डायरेक्ट मतलब फोल्डर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे dir। तो यहाँ देख सकते हैं फूड लैंडिंग, मेंस क्लॉथिंग, package.js, रियल इस्टेट वेबसाइट। ये मैंने इतने फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। तो हमें इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मतलब एप्लीकेशन, जो कि हम काउंटर ऐप बनाने वाले हैं। तो काउंटर ऐप बनाने के लिए सबसे पहले
हमें रिएक्ट की बेसिक डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा। तो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे, हम रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए लिखते हैं npm create वीट @latest। इस तरह से हम कमांड लिख रहे हैं, इस तरह से हम कमांड लिखेंगे npm create वीट @latest। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ वीट क्या होता है रिएक्ट के अंदर। वीट एक फास्ट फ्रंट एंड बिल्ड टूल है जो रिएक्ट जैसे प्रोजेक्ट को क्विकली क्रिएट और रन करने में हेल्प करता है। ये नॉर्मल सेटअप को कंपैरिजन में बहुत फास्ट सर्वर स्टार्ट करता है और कोड चेंज इंस्टेंटली ब्राउज़र में शो करता है। बिगिनर्स के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि इसका सेटअप सिंपल है, प्रोजेक्ट लाइट वेट होता है और आजकल रिएक्ट में मॉडर्न प्रोजेक्ट मोस्टली वेट से ही बनाए जाते हैं। तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि वीट क्या होता है। ठीक है, ये मान के चलिए कि बिगिनर के लिए अच्छा होता है और काफ़ी इसको इंस्टॉल करना थोड़ा ईजी होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आप वीट का ही यूज करिए। तो हम यहाँ करेंगे इंटर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले पूछ रहा है ये प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, तो मैं यहाँ दे दूँगा प्रोजेक्ट नेम काउंटर और इस तरह से मैं लिख दूँगा ऐप, हम कैमल केस में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटर, पैकेज नेम कर देता हूँ इंटर, और हम किस फ्रेमवर्क का यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट। तो मैं यहाँ कर देता हूँ रिएक्ट पर सिलेक्ट, और वेरिएंट क्या होगा, जावास्क्रिप्ट, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद वाई पर क्लिक कर देंगे तो यस हो जाएगा। ये देख सकते हैं इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी हमें आप एक लोकल होस्ट का लिंक मिला है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो रिएक्ट का बेसिक एप्लीकेशन विंडो हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं अपने ब्राउज़र पे कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं रिएक्ट का बेसिक एप्लीकेशन हमें स्टार्टिंग विंडो दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। अब इसको हम अभी कट नहीं करेंगे, हम रिएक्ट के साथ कोड एडिटर यूज करने जा रहे हैं, VS कोड एडिटर। ये काफ़ी यूज़फुल है और ईजी है। ठीक है, इसमें कई सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं जिससे कोडिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+C और यहाँ कर दूँगा यस। यह देख सकते हैं हमने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर है अभी। अब मैं करूँगा CD काउंटर ऐप, हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये हम अपने ऐप फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम अपना VS कोड ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा कोड स्पेस डॉट और इस तरह से मैं इंटर करूँगा तो VS कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं VS कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं वेलकम विंडो, इसको हम कर देंगे कट। तो ये देख सकते हैं ऑल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा SRC फोल्डर के अंदर app.js। तो इसी के अंदर हम अपना कोड करने वाले हैं। अभी हम कंपोनेंट बनाना नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत छोटा होने वाला है तो इसलिए हम अलग से कंपोनेंट अभी नहीं बनाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जो कोड देख रहे हैं इसी की वजह से ये हमारा स्टार्टिंग विंडो शो हो रहा है। तो मैं इसको कर दूँगा ऑल क्लियर, तो Ctrl+A करके मैं कर दूँगा क्लियर। तो अब आप देखेंगे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ और, जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे साइट कांट बी रीच आएगा, तो कोई बात नहीं, इसको कट कर देंगे इस तरह से। और मैं अब टर्मिनल ओपन करूँगा। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए हम की प्रेस करेंगे Ctrl+बैकटिक। बैकटिक कहाँ होता है, नंबर 1 बटन के जस्ट पहले टिल्ड वाली बटन। ठीक है, तो उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब जैसे ही टर्मिनल ओपन होगा हमें एक कमांड लिखना होगा हमें अपनी वेबसाइट रन करने के लिए, मतलब सर्वर रन करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा npm run dev, इस तरह से हम लिखकर इंटर करेंगे तो हमें देख सकते हैं लोकल होस्ट का लिंक मिल चुका है। तो हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा इसी पर ओपन हो गया है। तो अभी देख सकते हैं ये ब्लैंक भी दिख रहा है क्योंकि हमने ऑल कोड क्लियर कर दिया है app.js का, इसलिए अभी क्लियर दिख रहा है। तो इसको हमें ब्राउज़र पर ओपन करने के लिए यहाँ देख सकते हैं 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउज़र। तो ये देख सकते हैं ब्राउज़र पर ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और एक एक्सटेंशन भी आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना इस VS कोड के अंदर।
तो एक्सटेंशन का नेम है ये, ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना आप। ये नेम है, यहाँ आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। इससे क्या होता है कि हमें रिएक्ट कोड करने में आसानी हो जाती है, कुछ हमें शॉर्टकट मिल जाते हैं, जिससे हमारा कोड थोड़ा ऑटोमेटिक थोड़ा सा लिख देता है ये, जैसे फंक्शन वगैरह है लिख देगा। तो अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इसको हम कट कर देंगे और इसको भी कट कर देंगे। तो जैसे मुझे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कोड जनरेट करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा RAFC। तो यहाँ देख सकते हैं कंपोनेंट फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको हम कंपोनेंट फंक्शन भी कहते हैं, कॉन्स्ट ऐप, ठीक है। ये एरो फंक्शन है। आई होप आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि एरो फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ केवल प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, और प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टूल्स ओपन होगा वो मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको यहाँ एरो फंक्शन क्या होता है ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला, ठीक है। तो RAFC लिखेंगे तो इस तरह से एरो फंक्शन के साथ ओपन होगा। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, Ctrl+, ठीक है ये। हाँ, तो RAFC टाइप करेंगे तो एरो फंक्शन ओपन होगा। और इसको मैं क्लियर करके, अगर आप नॉर्मल फंक्शन में वर्क करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं RFC, ए हटा देंगे, ए का मतलब होता है एरो फंक्शन। तो इस तरह करेंगे तो ये नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो एरो फंक्शन थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल होता है और थोड़ा शॉर्टकट भी होता है, तो हम एरो फंक्शन का ही यूज़ करने वाले हैं, हम नॉर्मल फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग है, दोनों का काम सेम है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं फिर से लिखता हूँ RAFC। तो इस तरह से हम एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। और एक चीज़, हम काउंटर ऐप बनाने वाले हैं तो हमें इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम रिएक्ट की जगह कर देंगे यूज स्टेट। अब यूज स्टेट क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। हमें यूज स्टेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूज स्टेट होता क्या है। यूज स्टेट का मतलब होता है रिएक्ट से यूज स्टेट इंपोर्ट कर रहे हैं। यूज स्टेट एक रिएक्ट हुक है जो कंपोनेंट के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल यूज करके बता देता हूँ। ऐसे ही मान लो एक काउंटर वैल्यू स्टोर करनी है 0 1 2 3 4, तो ये वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी। मतलब जैसे हम काउंटर ऐप बनाएंगे तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 0 होगी, तो वो बाद में ऑटोमेटिक अपडेट भी होगी ना 1 2 3, जैसे जैसे हम बटन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे भी आप बनाना चाहें तो वो जो अपडेट होगी, इसी चेंजिंग वैल्यू को रिएक्ट में स्टेट कहते हैं। और स्टेट को हैंडल करने के लिए हम यूज स्टेट यूज करते हैं। तो आई होप आपको यूज स्टेट थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। अगर आप इसको और थोड़ा सा ब्रीफली लेना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा बस आपको हिंट देना चाहता हूँ ये होता क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने ऐप नाम का फंक्शन बनाया जो कि एरो फंक्शन है, और हमने यहाँ यूज़ किया कॉन्स्ट। तो हम यहाँ जनरली कॉन्स्ट ही यूज़ करेंगे, लेट वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। सब कांस्टेंट रहने वाले हैं। अब हम ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे। ये तो था बेसिक चीज़ें, अब हम असली कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, अभी हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं, तो अभी मैं केवल फंक्शन बनाऊँगा। रिटर्न हम कुछ कराएंगे, रिटर्न का मतलब होता है जो कि हमें ब्राउज़र में दिखेगा, विजुअल होगा UI, और जो नहीं दिखेगा जो वो होते हैं फंक्शन। तो फंक्शन से हम कोड करते हैं जो कि ब्राउज़र पे नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स को हमको इस तरह से लिखेंगे, डी स्ट्रक्चरिंग। आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कैसे क्या होता है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा कोई भी, कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या हो, तो आपको थोड़ा बेटर समझने में सही रहेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मैं एक काउंट वेरिएबल लूँगा और कॉमा करके लिखूँगा सेट काउंट। इस तरह से हम 2 वेरिएबल ले लेंगे और इसके बाहर में लिखूँगा इक्वल्स टू, और इसके बाहर में लिखूँगा यूज स्टेट। यूज स्टेट में हम देंगे वैल्यू 0 और यहाँ यूज़ करेंगे सेमीकोलन। तो ये क्या किया हमने, ये हमने डी स्ट्रक्चरिंग का यूज़ किया और इसमें हमने इनिशियल वैल्यू सेट किया 0, जो कि काउंट की इनिशियल वैल्यू होगी 0। काउंट का मतलब जो कि करेंट वैल्यू है, सेट काउंट का मतलब अपडेटेड वैल्यू। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ 0 सेट कर दिया तो ये काउंट की वैल्यू हो गई। अब जैसे जैसे ये आगे चल के अपडेट होगा, 0 से 1 होगा, 2 होगा, वो सेट काउंट के थ्रू होगा, ठीक है। अभी कैसे होगा आप समझ जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें फंक्शन बनाने होंगे। तो हम काउंटर ऐप में 3 बटन्स बनाएंगे, ठीक है। तो 3 बटन्स कौन कौन सी होगी? एक इंक्रीमेंट के लिए होगी, एक डिक्रीमेंट के लिए होगी और एक रीसेट बटन होगी। तो इंक्रीमेंट बटन से क्या होगा कि जैसे जैसे हम बटन प्रेस करेंगे एक एक करके नंबर बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट में एक एक नंबर माइनस होगा, मतलब घटेगा। और रीसेट में क्या होगा? रीसेट में हम 0 देंगे। जैसे ही आप रीसेट बटन प्रेस करेंगे काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये होता है काउंटर। तो अब हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं इंक्रीमेंट नाम का। तो मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा कॉन्स्ट, एरो फंक्शन बनाएंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा इंक्रीज, और मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल्स टू ब्रैकेट, फिर से इक्वल टू, मतलब ये एरो फंक्शन, और यहाँ हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा सेट काउंट और ब्रैकेट के अंदर काउंट +1। तो इससे क्या होगा, जैसे हम इंक्रीज बटन पर प्रेस करेंगे काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। मतलब अभी 0 है, +1 मतलब 1, ठीक है। जैसे दोबारा प्रेस करेंगे तो काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है, तो दोबारा प्रेस करने में काउंट की वैल्यू 1 से जुड़ जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। फिर थर्ड राउंड में फिर तीसरी बार हम बटन प्रेस करेंगे तो काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 2 हो चुकी होगी और उसमें फिर से एक 1 जुड़ जाएगा, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरह इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक हम प्रेस करते रहेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें लिमिट नहीं लगाए हैं, बाद में हम लिमिट लगा कर भी देखेंगे। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये हमने बना लिया इंक्रीज के लिए, और एक फंक्शन में और बना लेता हूँ डिक्रीज के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ कर दूँगा डिक्रीज इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और यहाँ कर दूँगा सेट काउंट, और यहाँ कर दूँगा मैं काउंट -1, ठीक है। तो ये डिक्रीज होने लगेगा ऑटोमेटिक डिक्रीज बटन पर प्रेस करने से। और इसके बाद हम एक रीसेट बटन भी बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट रीसेट। आई होप आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा ये कोडिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो बहुत इजी है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा, एकदम रट जाएगा क्या है। तो ज़रूर 2-3 बार प्रैक्टिस करना जब तक कि आपको समझ में आ ना जाए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रीसेट, और मैं यहाँ सेट काउंट कर दूँगा 0। तो इससे क्या होगा, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे रीसेट पर सेट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि इंक्रीज हुई होगी, तो आप इसको 0 कर देगा। यहाँ हम सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, सभी में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा यूआई पे। तो यूआई पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ और, मैंने आपको अभी CSS इंस्टॉल करना नहीं सिखाया। CSS इंस्टॉल करने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग टेलविंड का यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग रिएक्ट में, तो वो चीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताई कि कैसे टेलविंड हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर। उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका भी कमांड होता है। तो वो मैंने अभी आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा हैवी लग सकता है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको अभी टेलविंड का प्रोसेस नहीं बताया, ठीक है। अभी आप सिंपल समझें कोड, कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट में कोड करना कैसे सीखते हैं, मतलब HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ कैसे लिखा जाता है, ये सब आप पहले सीखिए। उसके बाद हम CSS का कोड करना भी सिखाएंगे, वो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ डायरेक्ट ऐसे करते हैं बिना CSS के। तो अभी हम यहाँ एक H1 हेडिंग देंगे ताकि हम बता सकें कि हम काउंटर ऐप बनाए हैं, ठीक है। तो हमने H1 में सीधा लिख दिया काउंटर ऐप। अब काउंटर ऐप की जो वैल्यू हमें शो होगी उसे भी तो हमें शो कराना होगा यहाँ पे, जो कि हमें लाइव दिखेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे H2 के अंदर हम कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस में काउंट की वैल्यू, जो कि स्टार्टिंग से हमें शो होगी लाइव। जैसे जैसे हम बटन पर प्रेस करते हैं यहाँ काउंट की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये लिखना मत भूलना आप। उसके बाद अब हम बनाएंगे बटन्स। तो बटन बनाने के लिए हम लिखेंगे सिंपल सा बटन, और हम चाहते हैं कि जब हम बटन पर क्लिक करें तभी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, जो भी करना चाहते हैं आप। तो मैं यहाँ क्लिक करने के लिए यहाँ लिखूँगा ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के बाद इसके अंदर हम कर देंगे, हम इस फंक्शन को कर देंगे पास, मतलब हम यहाँ पास करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो मैं यहाँ कर दूँगा इंक्रीज
और इसके बाद मैं बटन का नाम भी दे दूंगा इंक्रीज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बटन रेडी। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी 2 टाइम, और यहाँ मैं कर दूंगा डिक्रीज, और यहाँ मैं कर दूंगा रीसेट, और इसका नाम भी मैं डिक्रीज कर देता हूँ। नहीं, आप इंक्रीज पर क्लिक करेंगे 2 बार तो डिक्रीज होने लगेगा, फिर कहेंगे ये क्या हुआ। और इस बटन का नाम मैं कर देता हूँ रीसेट। ठीक है। और एक चीज़, यहाँ हम इनलाइन CSS का यूज़ कर लेते हैं ताकि हम सेंटर पर दिखा पाएँ आपको। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्टाइल, और इसके अंदर भी हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन, जैसे कि आप CSS में लिखते हैं बस उसी तरह है इसमें भी, बस थोड़ा बहुत लिखने का तरीका चेंज है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है तो हम डबल क्वोट के अंदर लिखेंगे सेंटर। ठीक है, इस तरीके से हम CSS यूज़ करते हैं, इनलाइन CSS। अब मैं आपको आउटपुट दिखाने वाला हूँ। तो सीधा हम आ जाएंगे ब्राउज़र पर, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ देख सकते हैं हमारा काउंटर ऐप बनकर रेडी है। अब यहाँ इंक्रीज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा, जब तक आप करते रहेंगे कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है। और हम अब डिक्रीज पर बटन पर प्रेस करके दिखा देता है, तो यहाँ देख सकते हैं डिक्रीज भी हो रहा है, और इसके बाद हम रीसेट कर देंगे तो सीधा 0 हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इस काउंटर ऐप में आपको लिमिट लगाकर दिखाने वाला हूँ। हम लिमिट लगाएंगे 10 नंबर पर, मतलब 10 से ज़्यादा इंक्रीमेंट ना हो। और डिक्रीज में क्या होना चाहिए कि वैल्यू 0 से नीचे ना जाए, मतलब माइनस में ना जाए, वैल्यू 0 के आगे रुक जाना चाहिए, और इंक्रीज में 10 के आगे रुक जाना चाहिए। ठीक है। तो ये करके हम देखने वाले हैं। तो अभी क्या काम करता मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं इंक्रीज में अभी वैल्यू जा रही है 10 के ऊपर, 11 भी जा रही है, 12, 13, 14, मतलब मैक्सिमम नंबर जा सकते हैं जितना आप क्लिक करेंगे। और डिक्रीज में यहाँ देख सकते हैं 0, इसके बाद -1 में भी वैल्यू जा रही है। तो ये करके इसको हम रोकेंगे, और रीसेट हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा आ जाएंगे अपने कोड में, और यहाँ देंगे इंक्रीज वाला फंक्शन। तो यहाँ हम सेट कर देंगे, इसको मैं कर लेता हूँ अभी कट। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ काउंट लेस देन 10, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, और यहाँ जो मैंने कट किया था पेस्ट कर देंगे सेम। अब हम चेक करेंगे कि इंक्रीमेंट 10 से ज़्यादा होता है कि 10 तक में ही रुक जाता है। ठीक है। तो यहाँ मैं आ जाऊँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, तो यहाँ देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन 10 से ज़्यादा नंबर बढ़ नहीं रहा है। तो ये हमारा ठीक से काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन अभी डिक्रीज में क्या हो रहा है कि माइनस में वैल्यू जा रही है, तो इसको भी हम रोकेंगे। तो इसको कर लूँगा मैं कट, और यहाँ लिखूँगा इफ़ काउंट ग्रेटर देन 0, और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, और इसको कर देंगे पेस्ट जो हमने कट किया था। अब आप देख सकते हैं 0 तक वैल्यू ही जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ पहले रीसेट, पहले इंक्रीज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं 10 से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अब डिक्रीज करेंगे तो देख सकते हैं 0 के बाद में जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब माइनस में नहीं जा रहा है। तो ये हमारा ठीक से काम कर रहा है। ठीक है। और इंक्रीज करने के बाद मैं रीसेट पर क्लिक कर दूंगा, डिक्रीज करने के बाद भी मैं रीसेट पर क्लिक कर सकता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, हमें यूजर्स को दिखाना होगा कि हाँ 10 के बाद हम नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते, तो एक मैसेज भी शो होना चाहिए। तो मैसेज को शो कराने के लिए हमें एक न्यू स्टेट बनानी होगी। ठीक है। स्टेट मतलब इस तरह से हमें न्यू स्टेट क्रिएट करना होगा। तो मैसेज के लिए तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैसेज कॉमा सेट मैसेज, आप इस तरह से कैमल केस में लिखेंगे इक्वल्स टू, और यूज स्टेट हम कर देंगे इम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। इस तरह से इम्प्टी कर देंगे, और यहाँ यूज़ करेंगे सेमीकोलन का। अब हम इंक्रीज फंक्शन के अंदर लिखेंगे, मैं आपको एक कमेंट करके दिखा देता हूँ पहले। यहाँ हम लिखेंगे ओल्ड मैसेज रिमूव, ये करने वाले हैं। तो हम यहाँ कर देंगे सेट मैसेज, और इसको मैं कर दूँगा इम्प्टी, तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम इल्स पार्ट भी लिखेंगे, तो मैं यहाँ कर दूँगा इल्स। अब हमें 11th क्लिक पर रोकना है, मतलब 11th क्लिक पर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा मैसेज ऑन 11th क्लिक, मैसेज ऑन 11th
क्लिक, और मैं यहाँ लिखूँगा सेट मैसेज, और यहाँ मैसेज दे देंगे लिमिट एक्सीडेड 10। तो इस तरह से अगर हम मैसेज दे देंगे तो ये शो होगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया फंक्शन के अंदर, लेकिन हमें मैसेज शो भी तो कराना है। तो हम आ जाएंगे रिटर्न में, तो हम जस्ट इसके नीचे लिखेंगे काउंट के नीचे एक S3 ले लेंगे हम, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा मैसेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे मैसेज। यहाँ देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। हाँ, अब सही है। ठीक है, तो जो भी मैसेज होगा एक्सीड वाला यहाँ पे शो होगा। अब चलिए आउटपुट देखते हैं। अब मैं यहाँ इंक्रीज करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे ही मैं 11 टाइम इस पर क्लिक करूँगा हमें मैसेज शो होना चाहिए। तो ये मैं 11 टाइम क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं मैसेज शो हो रहा है लिमिट एक्सीडेड 10। ठीक है, और डिक्रीज करूँगा तो देख सकते हैं डिक्रीज करने पर ये मैसेज हट नहीं रहा है। 10 से नीचे आएंगे तो ये मैसेज तो हटना भी चाहिए ना। तो देख सकते हैं अभी ये हट नहीं रहा है, इसको हमें हटाना भी होगा। तो अभी मैं रीसेट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं रीसेट करने पर भी एक बार मैं फिर से 10 तक 11 कर दूँ, तो अब मैं रीसेट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं अभी भी ये मैसेज शो हो रहा है। तो इसको हमें हटाना है। तो हम आ जाएंगे फंक्शन पे, और मैं यहाँ डिक्रीज पे आऊँगा। तो मैं जस्ट इफ से पहले लिखूँगा सेट मैसेज, और यहाँ कर दूँगा एम्प्टी। हम आउटपुट देखेंगे तो अभी देख सकते हैं, पहले मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ये 10 11, तो ये मैसेज आ गया। अब डिक्रीज पर क्लिक करने पर ये मैसेज रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं मैसेज हट गया। ठीक है, ये क्यों हट गया? क्योंकि हमने यहाँ सेट मैसेज कर दिया है एम्प्टी। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है और 0 पर भी जाने से रोक रहा है, वो इफ़ कंडीशन की वजह से। ठीक है, और रीसेट हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एक चीज़ और, अभी देख सकते हैं मैं इंक्रीज पर क्लिक किया हूँ और रीसेट कर रहा हूँ तो अभी भी मैसेज शो है। तो हमें रीसेट फंक्शन में भी एम्प्टी मैसेज पास करना होगा। ठीक है, तो मैं आ जाऊँगा रीसेट पर और यहाँ कर दूँगा सेट मैसेज, और यहाँ भी मुझे करना होगा एम्प्टी। तो इस तरह से अब मैं रीसेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक मैसेज हट जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैसेज आ गया, रीसेट पर हट गया, और डिक्रीज पर भी आ जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इंक्रीज 10 से आगे नहीं जाएगी और डिक्रीज माइनस में भी नहीं जाएगा। तो ये काउंटर ऐप फुली वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।